चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंडियन मैप की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत के 5वें स्टेट यानी कि उत्तराखंड के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले हम भारत के 4 राज्यों पर पूरे अच्छे तरीके से डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई सेक्शन मिलेगी, वहां पर जाकर आप बाकी 4 राज्यों की वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में उत्तराखंड के ऊपर पूरी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। आज हम देखेंगे आखिर कौन थे मेजर सोमनाथ शर्मा जिनको भारत का पहला परमवीर चक्र दिया गया था। आज देखेंगे कि आखिर किस जगह से गंगा नदी की शुरुआत होती है, किस जगह से यमुना नदी निकलती है। इन सभी के बारे में आज पूरी डिटेल चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तराखंड के स्थापना दिवस के बारे में तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहले 3 डेट आपको याद रखनी है। ये डेट है 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से टूटकर एक राज्य बनाया गया था जिसका नाम था छत्तीसगढ़। इसमें टोटल मिलाकर 16 जिले शामिल किए गए थे, 2 संभाग शामिल किए गए थे और ये भारत का 26वें नंबर का राज्य बनाया गया था। आगे चलकर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से तोड़कर एक राज्य बनाया गया और राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया उत्तरांचल और इसको बनाया गया भारत का 27वां राज्य। वहीं आगे चलकर 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से तोड़कर एक और राज्य बनाया गया जिस राज्य का नाम रखा गया झारखंड। जी हाँ, और ये भारत का 28वां राज्य बनाया गया था। तो मात्र 15 दिनों में भारत में 3 नए राज्यों का उदय हुआ था। एक बार फिर डेट रिकॉल करते हैं। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। वहीं अगर बात करें 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से को तोड़कर नाम दिया गया उत्तरांचल। 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि मूल रूप से उत्तराखंड का नाम क्या हुआ करता था। तो मूल रूप से उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, लेकिन 2007 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। और तीसरे राज्य की अगर बात करेंगे तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के ऊपरी नीचे क्षेत्र को तोड़कर क्या बना दिया गया, बिहार के क्षेत्र को तोड़कर झारखंड का निर्माण किया गया और यह बना हमारा 28वां राज्य और 29वां राज्य बना था तेलंगाना। इस प्रकार भारत में 29 राज्य हो चुके थे, लेकिन आगे चलकर जम्मू कश्मीर लद्दाख को मर्ज कर दिया गया तो वहां पर मिलाकर तो फिलहाल भारत में राज्यों की संख्या 28 राज्य और आपको 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूटकर अलग हुआ था। आगे चलकर इसका नाम उत्तराखंड रखा गया। पहला नाम उत्तरांचल होगा था। उत्तराखंड 2 क्षेत्र बसा हुआ है। उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड मुख्य रूप से 2 क्षेत्र बसा हुआ है। एक क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है, इस क्षेत्र गढ़वाल, और इस नीचे वाले क्षेत्र को कुमायूं कहा जाता है। कुमायूं नाम से एक रेजिमेंट इंडियन आर्मी में भी शामिल है। जी हाँ, जिसे कुमायूं रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। कुमायूं रेजिमेंट के सबसे बहादुर सैनिक जिनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान से युद्ध के दौरान उनके हाथ में चोट लग चुकी थी। उनके ऑफिसर ने उनको जाने से पूरे तरीके से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो परमिशन लेकर युद्ध भूमि में चले गए। अब उनके हाथ में चोट लगी थी तो किसी भी प्रकार से गन वो चला नहीं पा रहे थे, लेकिन जितने उनके साथी गन को चला रहे थे उनकी गन रिलोड करने में काफी समय लगता है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी पीछे की तरफ से उनकी गन को लेकर रिलोड कर देते। जब सभी की गन लोड हो जाती थी तो फ्री समय पर वो अपनी गन भी चलाया करते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा एक बम का गोला आकर उनके लग गया और पूरी बॉडी उनकी ब्लास्ट हो गई। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उनके मरने के बाद भी वो गोली चलती रही थी। पाकिस्तानी मरे हुए आदमी से भी खौफ खा रहे थे, इतना भयानक था इंडियन आर्मी का व्यक्ति। इसलिए मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का पहला परमवीर चक्र दिया गया। परमवीर चक्र से नवाजे गए भारत के पहले व्यक्ति सोमनाथ शर्मा, जो कौन से रेजिमेंट के हुआ करते थे, जो हुआ करते थे कोयमे रेजिमेंट के। एक और मैं आपसे बात कनेक्ट कर दूं, युद्ध के समय दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है परमवीर चक्र। और वहीं अगर बात करें शांति के समय पर, मतलब जब युद्ध नहीं चल रहा होता है तो शांति के समय सर्वोच्च सम्मान होता है आपका अशोक चक्र। तो शांति के समय आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे लोगों की जान बची है, बहुत अच्छा काम है, तो वहां पर मिलेगा आपको अशोक चक्र। और वहीं अगर युद्ध के समय पर आपने कुछ ऐसा काम किया तो आपको परमवीर चक्र मिलेगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा कुमायूं रेजिमेंट के व्यक्ति जिनको भारत का पहला परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ठीक है, चलिए अब मैप को एक्सप्लोर करते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मैप की। उत्तराखंड के अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे तो उत्तराखंड की सीमा 2 राज्यों से लगती है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो पड़ता है हिमाचल प्रदेश, वहीं इस पूरे क्षेत्र में पड़ेगा उत्तर प्रदेश। वहीं उत्तराखंड की सीमा 2 विदेशी सीमा से भी लगती है। जी हाँ, एक सीमा पड़ती है नेपाल से, और दूसरी सीमा तिब्बत या इसको बोल सकते हैं आप चीन से सीमा पड़ती है, क्योंकि चीन जो है तिब्बत पर अधिकार कर चुका है। जम्मू कश्मीर में अगर आप जम्मू कश्मीर का जब हम मैप पढ़ रहे थे हमने इस बारे में पूरी डिटेल चर्चा करी थी। तो तिब्बत ने चीन पर अधिकार कर लिया गया है और 1959 में, इसलिए आप बोल सकते हैं या तो तिब्बत से या चीन से उत्तराखंड की सीमा लगती है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी की। सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक राजधानी हो जाएगी देहरादून और दूसरी राजधानी पड़ती है आपका गैरसैंण। दूसरी राजधानी इसकी पड़ेगी आपका गैरसैंण। तो उत्तराखंड की 2 राजधानी। देहरादून की अगर बात करेंगे तो वन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पड़ता है हमका, देहरादून में स्थित है। वहीं अगर आगे बात करें तो देहरादून का एयरपोर्ट काफी फेमस है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है देहरादून के एयरपोर्ट से। तो जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून में पड़ने वाले एयरपोर्ट का नाम है। नाम थोड़ा सा टिपिकल इसलिए काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट। तीसरा IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये सबसे ज्यादा फेमस है। जो आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जहां ट्रेनिंग दी जाती है वो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगर आप NDA और CDA जैसे एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आपको सीधे ट्रेनिंग मिलेगी IMA में आपको यहाँ पर ट्रेनिंग वो कहाँ मिलती है आपका, ये जगह पड़ती है आपका देहरादून में। तो मैंने आपको अभी बताया वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। उसके बाद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पड़ती है आपका, देहरादून में स्थित है। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट है। वहीं ये देहरादून उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी पड़ जाती है। देहरादून से थोड़ी ही दूरी पर मसूरी स्थित है। देहरादून और मसूरी की डिस्टेंस काफी सारा कम है, लेकिन देहरादून जो मसूरी बसा हुआ है वो काफी अच्छा पर्यटन स्थल है, घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है। और मसूरी के नाम से काफी लोगों को दिल गदगद हो जाता होगा। जी हाँ, मसूरी में स्थित है IAS ट्रेनिंग सेंटर। IAS का ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में स्थित है, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, जिसको काफी लोग लबासना के नाम से जानते हैं। काफी बच्चों का ड्रीम होता है कि वो एक बार कहां पर जाए, लबासना, और वहां पर ट्रेनिंग कंडक्ट करे। इसलिए वो जो ट्रेनिंग सेंटर है IAS का ट्रेनिंग सेंटर है, कहां पड़ता है आपका, मसूरी में स्थित है। इसका फुल फॉर्म एक बार सुनिएगा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी। लबासना जो है वो पड़ती है आपका मसूरी में। देहरादून से मसूरी की डिस्टेंस काफी ज्यादा कम पड़ती है। चलिए आगे बात करते हैं। देहरादून से अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो जगह मिलती है हरिद्वार। हरिद्वार से आपसे 2 क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। हरिद्वार में एक तो लगता है कुंभ का मेला। जी हाँ, पूरे भारत में टोटल मिलाकर 4 स्थानों पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें एक जगह अभी आपने बता दिए कि एक जगह पड़ती है आपका हरिद्वार, दूसरी जगह बात करें तो प्रयागराज में लगता है, तीसरी अगर आप बात करेंगे नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर लगेगा, और चौथा मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। इन 3 जगह पर लगने वाले मेले को महाकुंभ कहा जाता है, लेकिन जो उज्जैन में मेला लगता है उसे सिंहस्थ के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। जी हाँ, एक जगह पर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कुंभ लगता है 12 साल में, किंतु कुंभ का आयोजन प्रत्येक 3 साल में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2016 में अगर उज्जैन की बात करें तो 2016 में यहाँ पर सिंहस्थ का आयोजन किया गया था। अब अगला सिंहस्थ 2028 में यहाँ पर आयोजन होगा। इसके बीच में 3 जगहों पर हो चुका है। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी एक जगह पर कितने समय में, तो 12 साल में, और कुंभ का आयोजन कितने साल में होता है, तो प्रत्येक 3 वर्षों में कुंभ का आयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्यों आखिर इन 4 जगहों पर ही क्यों लगता है, क्यों बाकी भारत के स्थानों पर कुंभ का मेला नहीं लगता है। तो ये कथा पौराणिक कथाओं से मिलती है, जहां समुद्र मंथन के दौरान देवता और राक्षसों में युद्ध हो चुका था। समुद्र मंथन कर रहे थे दोनों। जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो वहां पर अमृत कलश निकला। अब जैसे समुद्र मंथन तो दोनों ने किया था, मेहनत तो दोनों की गई थी। वहीं अगर देवता और राक्षसों ने दोनों अमृत के लिए लड़ने लगे, और जैसे ही वो दोनों आपस में लड़ रहे थे तो उसकी 4 बूंदें छलक गई। वो 4 बूंदें छलक कर, अमृत की 4 बूंदें छलक कर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरी। इसलिए हर बार 12 सालों में इन 4 जगह पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। दूसरा हरिद्वार में गंगा नदी
हरिद्वार में गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि किस जगह पर गंगा नदी मैदानी भाग में पहली बार प्रवेश करती है, क्योंकि जहां से गंगोत्री से निकलती है वहां सारा पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए पहली बार गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है। और हरिद्वार में गंगा नदी का पानी काफी ज्यादा स्वच्छ है। जितने भी लोग हैं जो गंगा जल भरकर ले जाते हैं वो ज्यादातर यहाँ से पानी लेके जाते हैं क्योंकि क्रिस्टल क्लियर है। और जितने भी लोगों को मुक्ति भी दी जाती है वो कहाँ से जाती है, आपका हरिद्वार में ले जाकर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी का पानी काफी साफ है। लेकिन जैसे ही पानी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश बिहार में जाता है तो गंगा नदी की हालत काफी ज्यादा खराब है। काफी ज्यादा फैक्ट्रियों का पानी नदी में छोड़ दिया जाता है, जिससे गंगा का पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है। लेकिन यहाँ का इस जगह पानी बिल्कुल नेचुरल तरीके से, इसलिए यहाँ का पानी बहुत सारा फेमस है। इसलिए हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। और दूसरा कारण है इसी जगह पर गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार से थोड़ा ऊपर चलोगे तो इसी जिले जगह पड़ती है ऋषिकेश। एक तो यहाँ का लक्ष्मण झूला काफी ज्यादा फेमस है, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला काफी फेमस माना जाता है। और दूसरा यहाँ की जड़ी बूटियां, जी हाँ, दवाइयाँ ऋषिकेश की काफी ज्यादा फेमस है। तो ऋषिकेश जो है 2 कारण से फेमस है। देहरादून में आपको बता चुका हूँ, ऋषिकेश हो चुका है, हरिद्वार। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ी आगे चलेंगे जगह पड़ती है उत्तरकाशी। थोड़ी आगे पड़ती है जगह उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की 2 काफी जगह फेमस है। एक का नाम है यमुनोत्री, एक का नाम है गंगोत्री। यमुनोत्री के बंदर पूछ हिमानी से, हिमानी मतलब होता है ग्लेशियर, तो वो ग्लेशियर जो है बंदर के पूंछ के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया। तो यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, यमुनोत्री से निकलती है यमुना। और वहीं अगर बात करें सतोपंथ हिमानी की, तो वहां से निकलती है गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है गंगोत्री, वहीं यमुना नदी का उद्गम स्थल किसे कहा जाएगा, यमुनोत्री। और दोनों की दोनों अगर आपसे जिले पूछना चाहते हैं तो जिला पड़ता है उत्तरकाशी। ये दोनों उत्तरकाशी जिले में स्थित है। चलिए अब गंगा नदी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। गंगा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो जहां से उसका गंगा नदी का उद्गम होता है वहां से उसको उस नाम से नहीं जाना जाता। जब गंगा नदी का उद्गम, चलिए अच्छी डिटेल चर्चा करते हैं इसके ऊपर। एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है सतोपंथ हिमानी, या इसी को गोमुख ग्लेशियर भी कहा जाता है। इसी को गोमुख ग्लेशियर, और इसी का नाम पड़ता है आपका गंगोत्री। यहाँ से एक नदी की शुरुआत होती है, नदी का नाम है अलकनंदा। यहाँ से एक नदी की शुरुआत होगी, नदी का नाम हो जाएगा अलकनंदा। चलिए अलकनंदा से थोड़ी दूरी पर एक नदी आकर मिलती है, जहां पर 2 नदियां मिलती है उन जगह को संगम या प्रयाग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कहलाएगा प्रयाग, यहाँ पर बनेगा प्रयाग। मैं अभी आपको नाम बताऊं कौन सा प्रयाग बनेगा। इस नदी का नाम है धौली गंगा, इस नदी का नाम पड़ता है धौली गंगा। तो धौली गंगा नदी से आकर मिलती है अलकनंदा से। जहां पर 2 नदी मिलेगा प्रयाग बनेगा, तो यहाँ पर पड़ता है आपका विष्णु प्रयाग, यहाँ पड़ेगा विष्णु प्रयाग। ठीक है, अब जिस जगह पर दोनों मिल रही है वहां पर जो गहरी नदी होती है उसके नाम से नदी जानी जाती है। तो आगे बढ़ेगी अलकनंदा, क्योंकि यहाँ पर अलकनंदा ज्यादा गहरी है, अलकनंदा के नाम से नदी आगे बहेगी। अब अलकनंदा जैसे आगे बढ़ेगी थोड़ी दूरी पर नदी आकर मिलेगी, थोड़ी दूरी पर एक और नदी आकर मिलेगी। नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी जहां पर मिलती है वहां पर पड़ता है नंदप्रयाग, वहां पर स्थित है नंदप्रयाग। चलिए थोड़ी आगे बढ़ेंगे। अब फिर से गहराई नदी, जो ज्यादा गहरी नदी है वो अलकनंदा है, तो अलकनंदा के नाम से नदी बहेगी। थोड़ी आगे चलने पर इससे नदी आकर मिलेगी। नदी का नाम है पेंडार नदी। तो फिर से जहां पर 2 नदी मिलेगी प्रयाग बनेगा, यहाँ पर बनेगा कर्णप्रयाग, यहाँ पर निर्माण होगा कर्णप्रयाग का, कर्णप्रयाग यहाँ पर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गहरी नदी कौन सी हो जाएगी, गहरी नदी फिर से अलकनंदा हो जाएगी। तो अलकनंदा के नाम से फिर नदी आकर बहेगी, इससे थोड़ी दूरी पर फिर नदी आकर मिलेगी और नदी का नाम रहेगा मंदाकिनी। और ये वही मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ से गुजरती है। और इसी नदी में 2013 में बाढ़ का मंजर देखा गया था। इतनी भयानक बाढ़ इस मंदिर में आई थी, इस जगह पर आई थी कि मंदिर को छोड़कर पूरे केदारनाथ को यहाँ पर त्रास दी। इसके ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की मूवी केदारनाथ काफी सारा फेमस हुई थी, उसी मूवी पे चला। तो जो नदी है वो नदी का नाम हो जाएगा मंदाकिनी, जो केदारनाथ के मंदिर के पास जाती है। अब फिर से जहां नदी मिलेगी वहां फिर प्रयाग बनेगा। यहाँ बनता है रुद्रप्रयाग, यहाँ से निर्माण होता है रुद्रप्रयाग का। फिर बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो बड़ी नदी हो जाएगी अलकनंदा फिर आगे बहेगी। अब यहाँ पर नदी आती है भागीरथी, और भागीरथी जाकर मिलती है भिलांगना से।
दोनों जहां पर मिलते हैं वहां एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है टिहरी। जहां पर मिलते हैं वो दोनों गांव पड़ता है, गांव का नाम है टिहरी। तो इंजीनियरों ने वहां पर एक डैम बना दिया, डैम का नाम है टिहरी डैम रखा गया, जो कि स्थित है भागीरथी नदी के ऊपर। टिहरी जहाँ गांव हुआ करता, उस गांव का नाम टिहरी था, उस गांव को खाली कर दिया गया, और वहां पर एक बांध का निर्माण किया गया जो कि दो पहाड़ों के बीच में था। उस बांध की हाइट 255 मीटर है। बांध का नाम रखा गया टिहरी बांध, और वहीं जो टिहरी गांव में रहने वाले लोग होते थे उनको शिफ्ट कर दिया गया और उनके लिए एक नया जगह बसाएगी, नाम दे दिया गया नई टिहरी। जगह का नाम नई टिहरी दे दिया गया। चलिए, भागीरथी और भिलंगना जहां पर मिली वहां पर बन गया टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध, हाइट है 255 मीटर। कौन सा बांध हो जाएगा आपका? बांध का नाम हो जाएगा टिहरी बांध। कौन सी नदी पर हो जाएगा? भागीरथी नदी पर स्थित है। इसके पहले जब पंजाब का मैप पढ़ा था हमने, तो वहां पढ़ा था भारत का सबसे बड़ा बांध, तो सबसे बड़ा हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। भागीरथी नदी अगर मिलेगी, जाकर किसे मिलेगी? गंगा अलकनंदा से। और जैसे ही भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, यहाँ से शुरुआत होती है हर हर गंगे, यानी कि गंगा नदी की शुरुआत मानी जाती है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। अब दो नदियों का संगम, तो फिर से प्रयाग बनेगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग का नाम हो जाएगा देवप्रयाग। और यहाँ से शुरुआत होती है गंगा नदी की। और गंगा नदी हरिद्वार से होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार का पश्चिम बंगाल में इसकी शाखा लग जाएगी। शाखा का नाम हो जाएगा हुगली, और उसी हुगली नदी के किनारे पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता स्थित है। और यही गंगा नदी होते चल रही बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। ऊपर से मिलती है उससे ब्रह्मपुत्र आकर, और जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र अर्थात पद्मा और जमुना का संगम होता है, उस नदी का नाम पड़ता है मेघना। और जहां पर पड़ता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा। और नदी जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये पूरी की पूरी डिटेल पड़ जाती है गंगा नदी के बारे में। क्वेश्चन पूछेंगे गंगा नदी की शुरुआत किस जगह से मानी जाती है, तो वो जगह मानी जाती है देवप्रयाग, जहां पर दो प्रमुख नदियां, जिसका नाम है भागीरथी और ऊपर से अलकनंदा। तो देवप्रयाग से शुरुआत होती है गंगा नदी के। इन्हीं जगह को पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। पंचप्रयाग हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएगा विष्णु प्रयाग, फिर हो जाएगा नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देवप्रयाग। इन पांचों प्रयागों को संयुक्त रूप से पंच प्रयाग भी कहा जाता है। आप अगर उत्तराखंड के फिजिकल मैप चेक करेंगे, फिजिकल या पॉलिटिकल, दोनों में से किसी भी मैप में चेक करेंगे, तो आपको इन पांचों प्रयागों के नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आई होप गंगा नदी के बारे में आपको अच्छी डिटेल से कोई सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, चलिए एक बात और कनेक्ट करते हैं इसी से। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी यमुना। जी हाँ, गंगा से ही जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, उत्तर प्रदेश की जगह पड़ती है प्रयागराज, सभी प्रयागों में राज। वहां पर गंगा नदी से एक नदी आकर मिलती है, नदी का नाम है यमुना, और ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। साथ ही यही गंगा की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। जहां पर दोनों मिलती है वहां पर संगम नगरी, इसीलिए प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जगह पड़ जाएगी प्रयागराज, सभी प्रयागों में राज, नाम पड़ जाएगा प्रयागराज। पुराणों में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही हुआ करता था। आगे चलकर हमारे मुगलों पर शासन किया हमारे देश पर, और मुगलों ने नाम बदल इलाहाबाद कर दिया। बाद में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने उसका नाम परिवर्तित करके पुनः क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। तो प्रयागराज जहां पर नदियां मिलती है, गंगा और यमुना का संगम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको काफी अच्छी समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार देखेंगे, आपको सारी चीजें काफी अच्छे से क्लियर होगी। चलिए, तो ये उत्तरकाशी जिला हमारा कंप्लीट हो चुका है, जहां हमने बात करी यमुनोत्री और जहां हमने बात करी गंगोत्री। चलिए, अब थोड़ी बात करते हैं नई टिहरी के बारे में। मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा और इस बात की चर्चा थोड़ी डिटेल में की जाए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर ये। चलिए, टिहरी एक ऐसा गांव था जो दो पहाड़ों के बीच में बसा था, और यहाँ पड़ता टिहरी, मतलब काफी अच्छी जगह थी। जब भी कोई लोग यहाँ से एंट्री करते तो पहाड़ों के बीच में गांव काफी अच्छा लगता था, घाटी भी लगता था। वहीं इंजीनियर ने देखा कि यहाँ से एक नदी बह रही थी, नदी का नाम था भागीरथी। आपको रेड मार्कर, चलिए सॉरी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ब्लैक मार्कर से लिखूं भागीरथी। अब भागीरथी जहां पर मिलती थी, तो इंजीनियरों ने गांव को खाली कर दिया गया, इस पूरे गांव को खाली कर दिया गया, और इन लोगों को
टिहरी के लोगों को शिफ्ट कर दिया गया नई टिहरी में, इसीलिए जगह नाम पड़ गया नई टिहरी। और यहाँ पर एक बांध बनाया गया। अब इंजीनियरों को यहाँ पर बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, यहाँ पर बांध तो बनाई था, केवल वॉल बना दी, इसलिए यहाँ पर निर्माण किया गया अल्दन डैम का। इस जगह पर निर्माण किया गया अल्दन डैम का, जिसकी ऊंचाई रखी गई 255 मीटर। इसलिए 255 मीटर, एक मंजिल की हाइट 3 मीटर होती है, 3.28 मीटर होती है, 10 फीट आता है जिसके अंदर, ये 255। इसलिए इसको भारत का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। लेकिन यहाँ बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा और एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो यहाँ पर कैटेगरी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो टिहरी डैम है वो डैम है अल्दन डैम है, टिहरी डैम अल्दन डैम है, और यहाँ बांध होती है गुरुत्वीय बांध की, तो गुरुत्वीय बांध हो जाएगा भाखड़ा नागल। इस भाखड़ा नागल बांध की जो हाइट है वो 225 मीटर है। तो वहीं अगर उसने कैटेगरी बांध दी कि गुरुत्वीय, तो वहां पर कैटेगरी खत्म हो गई। अब बात किसकी हो रही है? भाखड़ा नागल बांध की। तो क्वेश्चन अगर से पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो वहां पर आएगा भाखड़ा नागल बांध। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया है, खाली क्वेश्चन इतना पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो वहां पर आंसर रहेगा टिहरी बांध, जो कि कौन सी नदी बना हुआ है? भागीरथी नदी बना हुआ है। गांव के नाम पर बांध का नाम रख दिया। जब बांध बनाया जा रहा था, जब ये बांध बनाया जा रहा था, तो काफी लोगों ने इसका विरोध किया था। क्यों? यहाँ पर जो बांध है वो काफी एक जगह स्थित है पॉइंट पर, कि गलती से एक तो इतना ऊंचा बांध, अगर कुछ गलती से भूकंप आया तो काफी जगह ऐसे डूब सकती है। इसी के थोड़ी आगे ऋषिकेश पड़ता है, तो काफी जगह दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पर काफी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन विरोध के बावजूद भी उस बांध का निर्माण किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। टिहरी हम पढ़ चुके हैं, तो हम काफी जगह पढ़ चुके हैं मैप में। हम देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पड़ता है आपका यमुनोत्री, यमुना नदी का उद्गम स्थल, बुंदेलखंड हिमानी बोलते हैं। गंगोत्री, गंगा नदी का उद्गम स्थल वही पड़ता है। गंगोत्री के नीचे पड़ता है आपका केदारनाथ, मैं आपको बता चुका हूँ, मंदाकिनी से किनारे गुजरती है। यहीं पड़ता है बद्रीनाथ। चारों धामों में फेमस धाम का बद्रीनाथ है, जो काफी ज्यादा फेमस है। यहीं पर नीचे पड़ेगा आपका जोशीमठ, यहीं पर नीचे जोशीमठ पड़ता है। मठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी। शंकराचार्य जी किसी बंदे का नाम ना होकर किसी एक बहुत बड़े पदवी का नाम होता है, ठीक है। तो वहां पर शंकराचार्य जी के द्वारा चारों दिशाओं में, भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की गई थी। जैसे हमने नाम सुना होगा शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ, उस तरीके से शारदा जोशी मठ का मिलेगा आपको बद्रीनाथ में। जगह पड़ती है थोड़ी नीचे आएंगे तो जगह मिलेगी आपको गोपेश्वर, थोड़ी नीचे अगर आएंगे तो आपको जगह मिलेगी गोपेश्वर, और इसी गोपेश्वर में जगह पड़ती है चमोली। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, राजाजी फूलों की घाटी कहाँ पड़ती है? तो दो पर्वतों के बीच में घाटी, जहां पर फूलों की खेती की जाती है, उस जगह को कहते हैं राजाजी फूलों घाटी। तो वो पड़ती है आपका चमोली जगह में। तो चमोली राजाजी फूलों की घाटी, या फूलों की घाटी के लिए क्या जगह फेमस मानी जाती है? चमोली। और चमोली एक व्यक्ति के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। व्यक्ति का नाम हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर दी। चिपको आंदोलन का अर्थ होता है, चिपको आंदोलन का अर्थ है कि यहाँ के लोग पर्यावरण को लेकर काफी ज्यादा सजग हैं। जब एक कंपनी यहाँ पर पेड़ काटने की शुरुआत कर दी और यहाँ पर इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री लगाने वाली थी, तो लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए, जिसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी, लोगों ने कहा, सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा कि जाकर पेड़ों से चिपक जाइए। उस आंदोलन का नाम बदल दिया चिपको आंदोलन। और जब वो सारे लोग जाकर पेड़ों से चिपक गए, तो जो फैक्ट्री था उसने पेड़ काटने से मना कर दिया, पेड़ काटने पर रोक लगा दी। उस आंदोलन को कहा गया चिपको आंदोलन, जिसकी शुरुआत चमोली नामक स्थान से हुई थी। और 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जगह से शुरुआत हुई थी, तो वो जगह पड़ती है आपका चमोली। तो किसके अंतर्गत आता है? तो वो जगह पड़ती है आपका गोपेश्वर के अंतर्गत शामिल है। आई होप समझ में आया होगा आपका। चलिए थोड़ी आगे बढ़ते हैं। गैरसेट अभी बताया मैंने आपको, राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पड़ेगी देहरादून, और आपकी राजधानी पड़ेगी शीतकालीन, थोड़ा आ जाएगी गैरसेट। थोड़ी आगे बढ़ते हैं। जगह पड़ती है रानीखेत, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपका रानीखेत में स्थित है। रानीखेत से थोड़ा नीचे की जगह मिलेगी नैनीताल। रानीखेत से अगर आप नीचे आएंगे तो जगह पड़ती है नैनीताल। पूरे उत्तर प्रदेश का, माफ कीजिएगा, पूरे उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका नैनीताल में। उत्तराखंड राज्य का हाई कोर्ट स्थित नैनीताल में। जैसे अगर बात करें कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, तो वो पड़ता है आपका जबलपुर में। वैसे ही उत्तराखंड का हाई कोर्ट पड़ेगा आपका नैनीताल में। चलिए
नैनीताल के अगर थोड़ा नीचे आएंगे, नैनीताल के थोड़ा नीचे आएंगे, जगह पड़ती है हल्द्वानी। हल्द्वानी से भारत के एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर जिनका नाम है सौरभ जोशी। सौरभ जोशी हल्द्वानी में रहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। पूरे इंडिया में ब्लॉगिंग का एक नया ट्रेंड चल चुका है और उस नए से ट्रेंड की शुरुआत सौरभ जोशी के द्वारा की गई थी। जी हाँ, कहाँ रहते हैं वो? तो वो जगह पड़ती है आपका हल्द्वानी। आज वो इतने फेमस हो चुके हैं, इतने फेमस है इंडिया में, इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर हैं वो। और वहीं वो इतने फेमस हो गए हैं कि पूरा उत्तराखंड का नाम उन्होंने रोशन किया है। और वहीं हल्द्वानी को आज उन्हीं के नाम से जाना जाता है। पहले हल्द्वानी को कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके प्रयासों से, उनके एक सरल स्वभाव से पूरे भारत में आज हल्द्वानी को हर कोई जानता है। तो वहीं हल्द्वानी में रहेंगे इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब ब्लॉगर जिनका नाम है सौरभ जोशी। काफ़ी ज़्यादा सहज उनका स्वभाव है। चलिए आगे बात करते हैं नैनीताल से अगर आप लेफ्ट चलेंगे, जगह पड़ती है कार्बेट, जिम कार्बेट। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। सन की अगर बात करेंगे तो 1934 में भारत के सबसे पहले नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। वो स्थापना की गई थी जिम कार्बेट में। तो जिम कार्बेट कहाँ पड़ता है? तो जिम कार्बेट पड़ेगा आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। काफ़ी ज़रा फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। जिम कार्बेट भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जो कहाँ पड़ता है आपका? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी। चलिए, ये हमारा पूरा का पूरा मैप, हम हर जगह के बारे में डिटेल चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड में टोटल मिलाकर 4 दर्रे स्थित है। उत्तराखंड में टोटल मिलाकर 4 दर्रे पड़ते हैं। काफी बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले पड़ता है माना दर्रा। सबसे पहले माना दर्रा, फिर पड़ेगा आपका नीति दर्रा, फिर पड़ेगा नीति दर्रा, फिर अगला पड़ता है धर्मा, आपका धर्मा, और लास्ट यहाँ पर पड़ता है लिपुलेख दर्रा। तो टोटल मिलाकर उत्तराखंड में 4 दर्रे स्थित है, जिसमें माना दर्रा, नीति दर्रा, धर्मा दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को जोड़ता है नेपाल से। उत्तराखंड को नेपाल से जोड़ने वाला दर्रे का नाम हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। तो उत्तराखंड में 4 दर्रे स्थित है। फिर से नामों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रहेगा माना दर्रा, यहाँ पर रहेगा नीति दर्रा, यहाँ पर रहेगा धर्मा दर्रा और यहाँ रहेगा नेपाल। यहाँ पर रहेगा नेपाल को जोड़ने वाला लिपुलेख दर्रा। तो इन 4 जगह में 4 दर्रे स्थित हैं। आप ध्यान दीजिएगा। भारत और नेपाल की सीमा बनाने वाली नदी का नाम है काली नदी। भारत और नेपाल की जो सीमा बनाती है वो हो जाएगी काली नदी। हमारा कुछ समय के लिए केवल नेपाल के लोगों से डिस्प्यूट हो गया था। नेपाल के एक राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम था KP शर्मा ओली। वो अपनी राजनीति के लिए इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि उन्होंने अपने देश का निछाड़ कर दिया और उन्होंने कहा कि काली नदी का उद्गम स्थल यहाँ से होता है, लिम्पाधुरिया से होता है और हम बोलते हैं कि यहाँ से होता है। तो यहाँ पर लेकर इस जगह को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भारत नेपाल के बीच में हुई थी। और वहीं नेपाल ने इतना एरिया जो है वो अपने नए मैप में शो कर दिया था। खैर, जब वो चले गए वापस, जो नए राष्ट्रपति है नेपाल के, जब वो आए तो भारत से काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध है नेपाल। भारत अपने पड़ोसियों का काफ़ी अच्छा ध्यान रखता है, लेकिन कुछ पड़ोसी अगर कर्म फोड़ निकल जाए तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल काफ़ी ज़्यादा हमारा घनिष्ठ है। और नेपाल एक ऐसा देश है दुनिया का जो आज तक किसी भी देश का गुलाम देश नहीं बना है। ठीक है, तो 2 जगह। तो काली नदी को लेकर भारत और नेपाल के बीच में कुछ समय के लिए विवाद था, लेकिन आज विवाद समाप्त हो चुका है। संधि का नाम है सांगोला की संधि। नेपाल ने दुहाई दी थी कि सांगोला की संधि के तहत ये क्षेत्र हमारा है। अगर भारत इतिहास की दुहाई देगा तो वैसे तो अफगानिस्तान हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, म्यांमार हमारा हुआ करता था। अगर हम इतिहास की दुहाई देंगे तो पूरा का पूरा एशिया हम अपने कवर में ले लेंगे। इसलिए कोई भी देश इतिहास की दुहाई ना दे कि हमारे पास पहले किस्म इतना एरिया हुआ था। भारत अखंड भारत हुआ करता था उस समय पर। ठीक है, इसलिए कृपया करके इतिहास की दुहाई ना दे। और अगर भारत ने इतिहास की दुहाई दे दी, भारत ने इतिहास गिना दिया, तो आप सारे के सारे पड़ोसी आकर कहाँ मिल जाओगे? भारत में मिल जाओगे। चलिए, ये था पूरा का पूरा उत्तराखंड, जिस पर हमने पूरी डिटेल से और अच्छी खासी डिटेल चर्चा करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने में हम कुछ नहीं जाएगा, हमको एप्रिसिएशन मिलेगा, ताकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।